हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग संघट्टवाद का सिद्धांत बोलते हैं, इसको पूरा डिटेल से हमने स्टडी कर लिया है पिछले क्लास में। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला क्लास देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से पिछला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये आप मान के चलिए, ये जो चैप्टर है अब आपका लगभग खत्म होने वाला है। इस पे हो सकता है एक आध दो वीडियो और आए, क्योंकि अभी बचा हुआ है आपका अर्हेनियस इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस पर हम एक लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर में उसको हम लोग खत्म कर देंगे, तो ये आपका पूरा चैप्टर जो कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो आप शुरू से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, शुरू से आप लोग जाकर के पूरा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। एकदम बेसिक से एकदम शुरू से आप लोगों को पढ़ाया गया है। आप सीरियल वाइज देखेंगे, आप लोगों का पूरा जो है कि ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, इसमें से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में पिछले क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं आपका होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं ग्राफ के माध्यम से इसको समझाते हैं। ये जैसे मान लीजिए अगर आपका इधर अगर हम यहाँ पे एनर्जी को ले लें, इसको हम लोग यहाँ पे ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, ऊर्जा बोलते हैं। इधर हमने क्या किया है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर दिया है। बात समझ में आ गई ना। इधर यहाँ पे हमने कोई अभिकारक लिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कोई अभिकारक लिया है। अभिकारक ये यहाँ पे, ठीक ना, ये यहाँ पे क्या था, कोई अभिकारक था। ये क्या था, यानी कि यहाँ पे क्या था भैया, ये था आपका अभिकारक, ठीक। और ये यहाँ पे क्या है भैया, आपका उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आ गई ना। आपको अगर पिछला क्लास अगर आप हमारा देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये जो यहाँ पे होती है इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा अगर आप हमारा पिछला क्लास देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो यहाँ पे हम आपको बता दें, इसको हम लोग बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, देहली ऊर्जा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको हम यहाँ पे ईटी से रिप्रेजेंट करते रहे। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ईटी से। मतलब यहाँ पे क्या है ये भैया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी होती क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, चलिए देखिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको थ्रेशोल्ड यानी कि जो देहली ऊर्जा होती है, देहली ऊर्जा क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। पहले आप जरा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा क्लियर करिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ग्राफ है हमने यहां से उठाया है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभिकारक जो होता है, अभिकारक के पास पहले से ही कुछ न कुछ एनर्जी मौजूद रहती है, पहले से ही इसके पास कुछ न कुछ ऊर्जा उपस्थित रहती है। इसीलिए ये जो ग्राफ होता है इसको थोड़ा सा ऊपर बनाया गया है, ठीक है ना। इतना मान लीजिए, ये जो आपका अभिकारक होगा इसके पास इतनी एनर्जी जो कि भैया पहले से यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है ना। इसको मान लिया जा रहा है यहाँ पे, इसको मान लिया जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये है आपका ई आर। ई आर मतलब यहाँ पे क्या है, ई रिडक्शन। आई मतलब यहाँ पे, यानी कि आर मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, सॉरी आई यानी कि आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट। यानी कि इतनी क्या है, मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी है, जो कोई भी रिएक्शन यानी कि कोई भी जब रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसको इतनी एनर्जी देनी होती है। बात समझ में आ गई ना। उसको इतनी एनर्जी देनी होती है तब जाकर के वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसके बाद यह पहुंचते 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 इसको हमने इतनी एनर्जी दे दिया, एनर्जी देते देते या यहां तक पहुंच गया। बात समझ में आ गई। इससे अगर थोड़ी सी भी कम इसकी एनर्जी होगी तो यह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगा। मतलब वह फिर पुनः फिर भी वह आपका अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा, वह कभी भी उत्पाद का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई ना। आप अगर पिछला क्लास देखोगे उसमें हमने कोलिजन थ्योरी आपको बताया था, संघट्टवाद का सिद्धांत, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया है। लेकिन फिर भी इस क्लास में हम इसको थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि यानी कि ये जो अभिकारक होता है इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। क्योंकि देखिए इतनी एनर्जी जो है
ई आर जो एनर्जी है इसको हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, ये आपका क्या है ई आर है, ठीक है ना, ई आर है, ठीक। इस ई आर को हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या होगा ई आर होगा। मतलब ये क्या होगा रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये क्या होगा आपका रिएक्टेंट जो होगा उसकी एनर्जी होगी, कहां से यहां से यहां तक, बात समझ में आ गई ना, यहां से यहां तक क्या होगी भैया ये होगी ई आर। लेकिन यहां पर देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी है यानी कि टोटल जो ऊर्जा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं देहली ऊर्जा। मतलब कि अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो हम लोग टोटल एनर्जी देते हैं, जो हम लोग टोटल ऊर्जा देते हैं या जो टोटल ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया देहली ऊर्जा बोलते हैं, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको बोलते हैं। एक बार फिर सुनिए, हमने क्या बोला कि वह ऊर्जा, वह पूर्ण ऊर्जा, यह यानी कि वह पूर्ण ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, वही ऊर्जा यहाँ पे क्या कहलाती है देहली ऊर्जा कहलाती है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे कहलाती है। बात समझ में आ गई ना, ये आपका क्या होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हमने क्या नाम दिया है ईटी नाम दिया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतनी जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी तो अभिकारक के पास पहले से थी यहाँ पे इस ईएन की इतनी एनर्जी, बात समझ में आ रही है ना, इतनी एनर्जी जो है कि अभिकारक के पास तो पहले से थी, लेकिन अब यहाँ पे इसके पास इतनी ही तो एनर्जी थी। लेकिन अभी देखो इसको यहां से लेकर के, इसको जो है कि यहां से लेकर के, इसको हम थोड़ा सा यहीं पे दिखा दे रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता है। क्योंकि अभिकारक यहाँ पे जानते हैं जब अभिकारक में आपस में क्या होता है कोलिजन होता है, यानी कि टकराव होता है, बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर हम क्या करते हैं इस अभिकारक को अगर हम ऊर्जा दे देते हैं, अभिकारक को अगर हम लोग क्या करते हैं एनर्जी देते हैं यानी ऊर्जा दे देते हैं, जब ऊर्जा दे देते हैं तो ये जो अभिकारक के मॉलिक्यूल होते हैं इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इसमें और ज्यादा एनर्जी आ जाती है और ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, बात समझ में आ गई ना। लेकिन ये ऊर्जा तब आएगी जब हम बाहर से इसको क्या कर देंगे एनर्जी देंगे, बाहर से इसको हम लोग हीट करें, यानी कि जो एनर्जी है वो चाहे हीट के माध्यम से हो चाहे जिस माध्यम से हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, तब जाकर के ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ये आपका यहां तक पहुंचेगा, यानी देहली ऊर्जा के बराबर इसके पास ऊर्जा आएगी, तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो यहाँ पे हम लोग ऊर्जा देते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ईए बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोले इसी को बोलते हैं भैया एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि वह ऊर्जा जो अभिकारक को यानी कि वह ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, कुल ऊर्जा नहीं, क्योंकि कुल ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देहली ऊर्जा हो जाएगा, बात समझ में आ गई ना। अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो आपकी देहली ऊर्जा हो जाएगी, लेकिन हम लोग कुल ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, वह ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है वही ऊर्जा यहाँ पे क्या कहलाती है भैया एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, यानी संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि यहां से यहां तक की जो एनर्जी हम लोग देंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ईए बोलेंगे, लेकिन यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम लोग नाम देंगे ईटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और इसको हमेशा EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो EA का मान कितना होगा, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ऊर्जा हमको निकालना है। तो ये ऊर्जा कितनी है EA है, तो EA बराबर क्या हो जाएगा टोटल ऊर्जा यहां से यहां तक कितनी थी ET थी, इसको हमने ET माना था, ये क्या हो जाएगा ET और माइनस यहां पे इसके पास कितनी एनर्जी थी, इसके पास ER की एनर्जी थी, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ER हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि EA यहाँ पे क्या है संकीर्ण ऊर्जा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पे ET यहाँ पे क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे देहली ऊर्जा बोलते हैं। और यहाँ पे ER जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी है, मतलब कुछ न कुछ अभिकारक के पास भी पहले से ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दिए हैं ER को नाम दे दिए हैं। बात को मेरे की बात समझ में आ रही है। ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, और परिभाषा लिखने के बाद अभी आपको अभी वीडियो यानी कि लेक्चर खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हमको देखना है इस पे कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें उत्प्रेरक जो होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे प्रभाव डालता है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले एक काम करिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और हम इसकी परिभाषा आपको लिख दें यहाँ पे, ताकि आप लोगों को परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप परिभाषा बड़ी ही अच्छी तरीके से बड़ी ही आसानी से अपने शब्दों में बना करके लिख पाए। ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में क्या बोला जा रहा है कि अभिकारक के अणुओं की संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा, वह अधिकतम मात्रा, यानी कि अभिकारक के अणुओं की संघट्ट से प्राप्त, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे बाहर से कोई एनर्जी देंगे तो उसके मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, यानी कि टकराएंगे, और ये टकराने से क्या हो जाएगी, उसमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है कि अभिकारक के अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा जो पूर्ण कराने में, जो वह अधिकतम मात्रा जो अभिक्रिया को पूर्ण कराने में, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया को पूर्ण कराने में, अभिक्रिया यहाँ पे एक शब्द रहेगा, अभिक्रिया को पूर्ण कराने में पर्याप्त होती है, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा कहलाता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। एक बार एक आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएं जो उत्पाद होता है, जो उत्प्रेरक होता है वो कैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि आपका जो उत्प्रेरक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसको आप एक बार पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे उसका जो है डिस्कशन करेंगे। हो गया, ओके। चलिए देखिए, तो आपका कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक हम लोग किससे कहते हैं, तो उत्प्रेरक वह बाह्यकारक होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है भैया, परिवर्तित करता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे पास पड़ोस में होता है कि जैसे दो भाई है, कोई तीसरा पर्सन होता है, वो क्या करता है, दो भाइयों में झगड़ा लगाने का हमेशा प्रयास करता है। बात समझ में आ गई ना। लेकिन वह झगड़े में भाग नहीं लेता है, दोनों भाई के झगड़े में वह पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन बाहर से वो क्या करता है, उसको पंच मारता रहता है, उसको पिन मारता रहता है। उधर से जाएगा दूसरे भाई को बोलेगा वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था, इसके बाद उधर से उस भाई को जाएगा बोलेगा वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था। मतलब कि झगड़ा लगाने का काम करता है। गांव में ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई जरूर होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे उत्प्रेरक भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता है, जैसे उस तीसरे पर्सन की तरह से कि झगड़ा में तो भाग नहीं लेता है, लेकिन झगड़ा करवा देता है। बात समझ में आ गई ना। जो यानी कि झगड़ा करवा देता है, लेकिन झगड़े में वो भाग नहीं लेता है। उसी तरीके से ये उत्प्रेरक भी होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि उत्प्रेरक बोलते हैं। अब ये उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। ये जो उत्प्रेरक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक। पहला क्या होता है, ये होता है धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक। और दूसरा यहां पे जो होता है वो होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात समझ में आ गई ना। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक हम लोग किसे कहेंगे, जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो रहा है, धनात्मक मतलब जो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। मतलब कि ऐसा उत्प्रेरक जो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इसी प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। वही जो दूसरा यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, वो यानी कि ऐसा उत्प्रेरक जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक वही जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि दो भाइयों के बीच में कोई तीसरा पर्सन होता है जो क्या करता है, झगड़ा लगाने का काम करता है। अगर वो झगड़ा लगाने का काम करता है, इसका मतलब वहां पे झगड़ा की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर से जाएगा दूसरे, यानी कि पहले वाले भाई के कान में कुछ कहेगा, मतलब कि पंच मारेगा, वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था, वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था। इसके बाद आएगा इसके पास भी बोल देगा वो तुम, यानी कि तुमको ऐसे बोल रहा था। तो दोनों में यहाँ पे क्या हो गई, झगड़ा की दर बढ़ गई। मतलब झगड़ा करने की जो संभावना है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई ना। तो इसी तरीके से धनात्मक उत्प्रेरक भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ये जो तीसरा पर्सन था वो यहाँ पे झगड़े की दर को बढ़ा दिया, वैसे उसी तरीके से ये जो कैटलिस्ट होते हैं, धनात्मक कैटलिस्ट यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब वही अगर कोई जो तीसरा पर्सन है, अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रही है, इधर से जाएगा उसको भी अगर समझा दे, अगर इस भाई को भी जाकर के समझा दे, मतलब दोनों भाइयों को अगर पास बुला करके दोनों को समझा दे कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है ना, झगड़ा करने पर सब लोग पीछे जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर बेहतरीन तरीके से समझा दिया तीसरा जो पर्सन है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों भाइयों में झगड़ा करने की दर यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसी तरीके से सेम टू सेम ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होता है।
क्या करता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे झगड़ा करने की दर वहां पे बढ़ गई, यानी कि घट गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की गति जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी कि निगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि कैसे जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो कैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहले हम आपको ये बता दें, अच्छा दोनों हम यहाँ पे ग्राफ लेकर के चलेंगे। इधर हम बना रहे हैं जो कि धनात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, इधर हमने ले लिया है पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक, और इधर हमने क्या कर दिया है, निगेटिव कैटलिस्ट यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक को यहाँ पे हमने ले लिया है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। बात समझ में आ गई ना। ये आपका है दूसरा। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए ग्राफ अगर हम बनाते हैं, जैसे पिछले वाले में अभी हमने इसके पहले क्लास यानी कि बनाया था ग्राफ जो है कि उसी तरीके से ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। ये यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ है, यहाँ पे क्या था, ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपका क्या था, प्रोडक्ट था। अब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, इसको हम लोग यानी कि यहाँ पे क्या नाम दिए थे, ये वाली जो दूरी थी यानी कि ये वाली जो एनर्जी थी, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ER नाम दिए थे। ठीक है ना, मतलब कि यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके पास इतनी एनर्जी पहले से मौजूद है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक ये जो लेवल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम यहाँ पे बता दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देहली ऊर्जा हम लोग इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम लोग ET से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा, जिसको हम लोग EA का नाम दिया था। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यानी कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट कर दें, मतलब कि रख दें, जैसे ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर कोई उत्प्रेरक अगर हम इसमें यानी कि यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है, ये यहाँ पे क्या करता है भैया, जो धनात्मक उत्प्रेरक है ये जो एनर्जी का बैरियर है इसको घटा करके कम कर देता है। मतलब पहले जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट आप जानते हैं कि सभी रिएक्टेंट जो होते हैं यानी कि ऐसे ऐसे इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइड करने के बाद इसके पास एनर्जी आ जाती है, तो अगर इतनी एनर्जी आ जाती है तो वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग धनात्मक कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो एनर्जी का बैरियर है इसको क्या कर देता है, घटा देता है। बताइए, पहले जो जिस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिलती थी तब जाकर के वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इतने मॉलिक्यूल, मतलब कि ऐसे कोई मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास अगर इतनी एनर्जी भी हो जाएगी, इतनी एनर्जी भी अगर हो जाएगी तब भी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाएंगे, तब भी वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या किया दिया, ये एनर्जी के बैरियर को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होती है या फिर आपका जो देहली ऊर्जा होती है, इसका मान ये धनात्मक कैटलिस्ट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करने के कारण जो आपके अभिकारक होते हैं ज्यादा तेजी से आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं, क्योंकि कम एनर्जी मिल पाने यानी कि कम एनर्जी मिलने पर भी ये आपका एनर्जी का बैरियर यहाँ पे कम हो गया है, तो कम एनर्जी मिलेगी फिर भी आपका जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ती थी लेकिन अब इतनी ऊर्जा मिल जाएगी फिर भी यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य, इसका ग्राफ यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें, अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो ये जैसे है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ये था आपका रिएक्टेंट, ये था आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसके पास यहाँ पे पहले से एनर्जी थी, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ER नाम दिए थे। लेकिन यहाँ पे ये जो था इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने ET नाम दिया था, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी थी इसको हमने क्या नाम दिया था, EA नाम दिया था। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है। तो कैसे घटाता है, ये बेचारा क्या करता है, ये पगला क्या करता है, ये जो कि बेवकूफों क्या करता है, ये जो एनर्जी का बैरियर होता है इसको और ज्यादा बढ़ा देता है। ये जो एनर्जी का बैरियर है इसको और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कि अब ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच पाते थे वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते थे, लेकिन अब हमको क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी, मतलब देखिए इतनी एनर्जी हमको और ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे।
मतलब कि ये क्या कर दिया, एनर्जी के बैरियर को बढ़ा दिया। जब एनर्जी के बैरियर को बढ़ा दिया तो जिसके पास उतनी एनर्जी होगी वही तो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ज्यादा मात्रा में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, मतलब इसकी अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऋणात्मक कैटलिस्ट है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, वो क्या कर दिया, यहाँ पे एनर्जी के बैरियर को बढ़ा दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी के बैरियर को घटा देता है। जो उत्प्रेरक होता है धनात्मक उत्प्रेरक में, वो एनर्जी के बैरियर को क्या करता है, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, संकीर्ण ऊर्जा होती है, उसका मान ये क्या कर देता है, घटा देता है। जबकि इसमें जो होता है संकीर्ण ऊर्जा का मान ये क्या कर देता है, कैटलिस्ट बढ़ा देता है। इसीलिए इसको हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं, इसको हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे अभिक्रिया की जो दर होती है ये क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई ना। ये था आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट का प्रभाव। कैटलिस्ट जो होता है यानी कि उत्प्रेरक जो होता है वो संकीर्ण ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। तो पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो ये था आपका संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसके बाद एक आध लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ और सभी रिश्तेदारों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, जिसमें से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब आप अपने रिश्तेदारों के घर शेयर करेंगे तो उनके भी घर हो सकता है कोई बच्चा पढ़ रहा हो इंटर में, ठीक है ना। तो ये बात है, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिया करिए। और भाई कमेंट बॉक्स के में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले भाई आप लोग एक काम किया करिए, वीडियो में आने से पहले आप लोग एक काम कर दिया करिए कि कमेंट पहले कर दिया करिए। जैसे ही आप हमारे वीडियो पर आए एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कोई अच्छा सा जरूर से जरूर कर दिया करिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा भाई सराहना मिले, थोड़ा सा और आगे से और ज्यादा बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमारा जो होता है, हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत होता है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो जितना बढ़िया आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही बढ़िया हम लोग को, यानी कि उतना ही अच्छा हम लोग को लगेगा, हमको लगेगा, और आगे से हम और ज्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जो, चूंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के कारण और किसी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या फिर साधन ना होने के कारण वो कोचिंग संस्थान या फिर भी अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसलिए हमने सोचा, और सभी बच्चों को, जो कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं सर केमिस्ट्री हमको बहुत ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन वो ये भी बोलते हैं हमारा एक दो लेक्चर ले लेते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं कि सर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले तो वो बोल रहे थे केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर हमारा क्लास देखने के बाद वो सब बोल देते हैं कि भैया सर हम जो है कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपको हमको पढ़ाना है, ठीक है ना। जब ये हमारा वीडियो देख लेते हैं तो बोलते हैं कि सर हम केमिस्ट्री ले लेंगे, सर हम केमिस्ट्री जो कि पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इतना जो है कि थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रोग्रेस करिए, मतलब कि इसको थोड़ा सा और अभी यानी कि आगे अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर पहुंचाया करिए, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।